हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण सीरीज मैथमेटिक्स की पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों का समावेश पढ़ लिया है। उसके बाद अतिलघुत्तरीय प्रश्नों के लिए 2 पार्ट देख लिए हैं। पूरी मैथमेटिक्स के का समस्त सारा निचोड़ आपको 2 पार्ट में अतिलघुत्तरीय में दिया गया है और तीसरे पार्ट में आज मैं इसको कंप्लीट करूंगा। यानी आज का जो पार्ट आपका है ये अतिलघुत्तरीय प्रश्नों का पूरी बुक, ये 3 ही पार्ट में आप जो भी व्यक्ति अभी तक जिसने नहीं पढ़ाई की वो अगर इन पार्ट्स को भी बहुत अच्छे से देखेगा तो उसको सारा मैथमेटिक्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से मैं हर एक चैप्टर में संभावित तरीकों को उठा रहा हूं और करवा रहा हूं। इसके बाद आपको अभी शीघ्र ही 1-2 दिनों के अंदर ही आपको लघु उत्तरीय का सेगमेंट भी मिल जाएगा। ठीक है, जिससे कि आपके एग्जाम के पहले पहले आपको पूरी मैथ केवल इसी से कवर हो जाएगी। यानी 2 पार्ट में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न कराए गए, सारे मैथमेटिक्स के बहुविकल्पीय प्रश्न मिल गए, उसी तरीके के प्रश्न आपको आगे पीछे घुमा के मिलेंगे। अतिलघु उत्तरीय के सारे प्रश्न आपको कराए गए। अब लघु उत्तरीय की बारी इसके बाद आएगी। आज मैं अतिलघु उत्तरीय का 3rd सेगमेंट आपको दे रहा हूं, जिससे कि सारी मैथमेटिक्स आज ये कंप्लीट हो जाएगी अतिलघु उत्तरीय फॉर्म में। देखिए, वैसे तो अतिलघु उत्तरीय है, लेकिन इनमें कई जगहों पर लघु उत्तरीय प्रश्न भी समाहित है। हालांकि जैसा कि ये चैप्टर है समलंब का क्षेत्रफल, ये सब जनरली 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको करवा रहा हूं। जैसे ये एक प्रश्न है युगपत समीकरण का, आपके सामने लिखा है। युगपत समीकरण आप देखेंगे सामान्य रूप से आपका 2 ही नंबर में पूछा जाता रहा है। ठीक है, फिर भी मैं एक यहां पर करा दूंगा, क्योंकि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हर चैप्टर का टच मिलना चाहिए, जरूरी है। तो मैं यहां पर इस युगपत समीकरण के प्रश्न के माध्यम से आपको इसका बेस समझा दूंगा, 2 विधियां समझा दूंगा। वैसे 3 विधियां प्रमुखतया होती हैं, एक आपका विलोपन प्रतिस्थापन विधि और एक वज्र गुणन विधि होता है। यानी कि इस तरीके से 3 विधियों के माध्यम से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन हम 2 विधियों पर ध्यान देंगे, एक प्रतिस्थापन एक विलोपन। ठीक है, तो अब देखिए यहां से सबसे पहला प्रश्न मैं आपको कराना स्टार्ट करता हूं। आप सब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करिए, रेगुलर करते रहिए शेयर, अपने मित्रों को यहाँ पर इनवाइट करिए, इस चैनल के बारे में जरूर बताइए ताकि सबका लाभ हो और अपना ये एक प्लेटफॉर्म आशीष सर स्टडी जोन चैनल काफी आगे बढ़े, और जितने ज्यादा लोग होंगे उतना बेहतर परफॉर्मेंस होगी, उतना बेहतर काम आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस परिवार को बहुत बड़ा करना है आपको, क्योंकि ये आपके भविष्य में आने वाले हर समय तक साथ रहने वाला है। क्योंकि मैं आपको टीचर बनने के बाद भी आपकी सहायता करता रहूंगा। ऐसे कुछ आगे मेरा प्लानिंग है कि मैं आप लोगों को बेहतर शिक्षक कैसे बना जाए, या फिर कैसे आप बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रदान करें, कैसे आप सिखाएं बच्चों को। इस पर भी हो सकता है आने वाले समय में मैं आप सबको लेक्चर देता रहूं, तो आपको ऑल टाइम काम आएगा। आप एक टीचर बन जाएंगे तब भी आपकी जरूरतें पूरी होती रहेंगी। ठीक, आप मुझसे कमेंट के माध्यम से, जैसा कि मैंने एक सीरीज चला ही दी है आस्क योर क्वेश्चन एंड क्लियर योर डाउट्स, आप उसमें मुझे अपने क्वेश्चंस भेजेंगे, मैं उनके आंसर करने की कोशिश करूंगा, आपको सही आंसर दूंगा। तो आप निश्चिंत रहें, इसको बढ़ाएं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने युगपत समीकरण का, जिसमें 2 समीकरण दिए गए हैं, x + 3y = 10 और x + y = 4। सबसे पहले मैं आपको सिखाने जा रहा हूं विधि विलोपन। ठीक है, यहां पर मैं थोड़ा टाइम लूंगा और दोनों विधियां आपको सिखा दूंगा। विलोपन विधि मतलब एलिमिनेशन करना, किसी चीज को हटाना। तो या तो x को हटाया जाएगा या तो y को हटाया जाएगा। ठीक है, तो अगर देखेंगे x बराबर है, यहां पर x बराबर है तो हम x को ही हटा दे, ज्यादा बेहतर है। अगर बराबर नहीं होता तो मैं दोनों ही समीकरण में गुणा करके पहले बराबर करता। मतलब फॉर एग्जाम्पल इस तरीके का एक कोई प्रश्न होता है, इसे समझने के लिए अगर मान लीजिए यहां पर इस तरीके से कोई प्रश्न होता तो हम क्या करते, इस प्रश्न में हम देखते कि भाई ये x अगर हमको हटाना है तो यहां तो 2x है और यहां 1 ही x है, तो इसका मतलब इस वाले समीकरण में हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा, और पूरे समीकरण में करना पड़ता है हमेशा। मतलब ये हो जाता फिर 2x, फिर इसका इससे भी होता और इसका इससे भी होता, ये तरीका होता है। तो बराबर हो जाता, तब क्या होता, गुणा होता, तो ये हो जाता 2x + 2 दूनी 4y और बराबर में 2 11 दूना 22, ये हो जाता। इस तरीके से तब ये समीकरण बन करके आपके सामने आ जाता है। ठीक है, और फिर ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण आप सॉल्व कर लेते हैं ऐसे। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके बता ही देता हूं आपको। इसको आप देखिए घटाने पर, घटाएंगे क्यों, क्योंकि अब ये बराबर हमने कर लिया है, तो माइनस करें, घटाने पर नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं घटाने पर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए तो ऐसे क्या होगा, ये 2
कट जाएंगे, 2x प्लस का 2x माइनस का कट जाएगा, ये वाला आपका देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा कितना 3y, वो भी माइनस का, क्योंकि ये -4y है ना। अब ये प्लस का 4y नहीं रहा, माइनस का 4y हो गया, और बराबर यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस कितना बचा, यहाँ पर 22 17 5 22 होता है, यहाँ पर 5 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि ये बड़ा अंक है। तो y बराबर कितना आएगा, देखिए माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, और ये y निकालेंगे तो 3 इधर गुणे में उधर बटे में आ जाएगा, 5/3। y का मान 5/3 आ गया। y का मान उठा के किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, y का मान मैं रख देता हूं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में 2 में किसी में भी आप रखिए। तो एक क्या था, ये देखिए ये था x + 2y बराबर 11। इसमें y की जगह आपको रखना है 5/3 y की जगह, और ये 2 था, 2y था ना, तो 2 × 5/3 बराबर 11। ये कितना आएगा, x + 5 दूनी 10 हो जाएगा, ऊपर 10/3। भाई हमने y की जगह 5/3 रख दिए, 2 है, ये आपका 2 है, तो 10/3 हो गया बराबर 11। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए x प्लस ये 10/3 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 11 उधर है ही है पहले से, भाई मैं उसको उधर ले जा रहा हूँ। अब इसको उधर ले जा रहा हूँ तो 11 उधर पहले से है, 11 माइनस 10/3। इसको आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 11 × 33 आपको मालूम है 33, फिर -10 और /3, तो ये कितना आएगा 23/3। x का मान 23/3 और y का मान आप देख रहे हैं 5/3। इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व हो गया। मैंने एग्जाम्पल लिया, फिर भी आपको चलिए एक प्रश्न आपका विलोपन का ये बता दिया। अब मैं आपको ऊपर ढंग से फिर से सिखाता हूँ, मेथड भी सीखिए और समझिए। इसको करने के लिए क्या है कि इसमें बराबर है x को ही हटा देते हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि इन दोनों समीकरणों को घटाने पर, दोनों समीकरणों को घटाने पर नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं। मैंने क्या बताया, नीचे जो इक्वेशन है, समीकरण है x + y बराबर 4, ये नीचे वाले के सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का x था, ये माइनस का x कर देंगे, ये प्लस का y था, इसको आप -y मानेंगे, और ये प्लस का 4 लिखा है, इसको -4 मानेंगे। ये हमेशा करेंगे, जब भी घटाना होगा समीकरण को तो यही करना होगा। अगर समीकरणों को जोड़ना होता है तो ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। फिर ये देखिए प्लस का x माइनस का x कट जाएगा, और ये देखिए प्लस माइनस माइनस 3y में से 1y जाएगा तो 2y बचेगा, बराबर यहाँ से 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। y बराबर यहाँ 2 गुणे में है, इधर आएगा 6 के साथ बटे में हो जाएगा, इधर आएगा तो इस तरफ लाएंगे ना, y निकालने के लिए 2 को इधर लाना पड़ेगा, तो ये बटे में हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6। अब y का मान आ गया 3। इस y के मान 3 को, इस y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। y का मान समीकरण आपकी, चलिए मैं 2 में रख देता हूं। समीकरण 2 में रखने पर, यहां से समझिए, 2 में रखने पर तो समीकरण 2 था x + y बराबर 4, x + y की जगह आप 3 रख दीजिए, y का मान 3 आ चुका है बराबर 4, तो x बराबर +3 है, उधर जाएगा -3 हो जाएगा, 4 - 3, तो x बराबर 1 आ गया। आपने देखा यहाँ पर x का मान 1 आ गया, y का मान 3 आ गया। ठीक, इस प्रकार से प्रश्न आप करेंगे, और बिल्कुल आप चिंता न करें, अभी हो सकता है मैं आज ही रात तक कभी किसी भी समय 2020 का जो प्रश्न पत्र आया है आपका पिछला, उसका पूरा सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूं, ताकि आपको ये थोड़ा डर आपका कम हो कि पेपर कैसा आ रहा है। बहुत सिंपल पेपर आ रहा है, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2020 का प्रश्न पत्र मैं आपको कराऊंगा, आज ही आपको उसका सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट मिलेगा, मैं खुद से करवाऊंगा आपको, तो आप उसको चिंता मत करिए। और यहाँ पर युगपत समीकरण के और प्रश्नों को हम उठाएंगे अभी लघु त्रि में, क्योंकि ये जनरली लघु त्रि में आते हैं, इसलिए लघु त्रि में उठाए। अब मैं देखिए, इस प्रश्न को आपने विलोपन, इस विधि को विलोपन विधि कहते हैं, क्योंकि आपने x का विलोपन किया, x को गायब किया, फिर y निकाला। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से भी बता देता हूं यहीं पर, है ना। अब की बार मैं आपको इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से बताता हूं, ठीक है। तो देखिए, ये आपको x हो जाएगा, यहां पर भी x था, इन्हीं दोनों समीकरणों की विधि अब बदल रहा हूं, विलोपन की बजाय अब आपको बताने जा रहा हूं प्रतिस्थापन विधि। जैसा कि इसका नाम ही है प्रतिस्थापन, इसका मतलब किसी के स्थान पर किसी को रखना, प्रतिस्थापित करना, किसी की जगह पर किसी दूसरे को स्थापित करना। तो जैसा कि मैं क्या करूंगा, किसी भी एक समीकरण को उठाऊंगा, समीकरण मैं 2 ले लेता हूं, समीकरण 2 से आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, कोई भी। समीकरण 2 से मैं देखिए क्या करने जा रहा हूं, x + y बराबर 4, ये समीकरण 2 है। यहां से मैं x का मान निकाल लेता हूं, y को उधर भेज दूंगा, y प्लस में है तो उधर 4 के साथ जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। अब ये जो समीकरण बना x बराबर 4 - y, ये मान लेते हैं हम समीकरण 3 रख देते हैं।
इसका मान उठा के हमने किससे निकाला, किस समीकरण से x का मान निकाला, इस दूसरे वाले ना समीकरण 2 से। तो अब हम इस x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। अगर हमने 2 से मान निकाला है तो 1 में रखेंगे, अगर 1 से निकाला होता तो 2 में रखते हैं। ठीक है, यानी अब इस x का मान, अब क्या किया जाएगा, इस x का मान प्रतिस्थापित करेंगे हम कहां पर, समीकरण 1 में, क्योंकि समीकरण 2 से तो हमने इसको निकाला ही है, समीकरण 2 से तो ये निकाला ही गया है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है, प्रतिस्थापित करने पर लिखिए चाहे आप रखने पर लिखिए, एक ही बात है। तो इस x का मान इस वाले में चलिए अब हम रखते हैं। तो समीकरण क्या है, x + 3y = 10, इसमें x की जगह क्या रख देंगे, 4 - y, ये जो आया इस x की जगह 4 - y देखिए हमने रख दिया यहाँ पर, और प्लस 3y = 10 ऐसे ही रहेगा। ये अब देखिए 4 - y + 3y = 10, अब ये प्लस माइनस माइनस वाई वाई जुड़ घट जाएगा ना, तो प्लस माइनस माइनस 3y से 1y जाएगा तो 2y बचेगा, और बड़ी संख्या के आगे प्लस है इसलिए इसके आगे प्लस लगेगा, बराबर 10। अब हम इस 4 को संख्या को उधर भेजेंगे तब तो y का मान निकलेगा, +4 है उधर 10 के साथ -4 हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा। y बराबर यहां देखिए 10 में से 4 गया 6 बचा, और ये जो 2 है ये बटे में आ जाएगा, इसके 2 इधर गुणे में था ना, ये बटे में आ जाएगा, 2 1 कम 2 2 3 6, यहां भी देखिए 3, y बराबर 3 आपका आ गया। अब इस y का मान कहीं भी रख दीजिए जहां मर्जी, 1 2 या 3 किसी में भी। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, y का मान समीकरण 3 में रख दे रहा हूं। चलिए 3 जो बना है 3 में रखने पर जब एक मान आ जाए x या y का तो उसको किसी में भी रख सकते हैं। तो 3 समीकरण देखिए क्या था आपका, यहां देख लीजिए x बराबर, ये समीकरण था x बराबर 4 - y, और x बराबर 4 - y का आया 3, तो x बराबर आ गया 1। देखिए पिछले भी तरीके में x का मान 1 और y का मान 3 आया था, और इसमें भी देखिए यही आ गया। इस वक्त जो आपने विधि की है ये है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, एक समीकरण से x या y का मान निकालिए और दूसरे में प्रतिस्थापित कर दीजिए, रख दीजिए। अभी इसको हम लोग जब लघु त्रि का सेगमेंट करेंगे तो फिर से प्रश्न करेंगे, और उसमें कई तरह के विभिन्न प्रश्नों को हम 2-3 प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, 4 प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए यहां भी आपने सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत लंबा समय चला जाएगा, ये अति लघु की बजाय लघु त्रि प्रश्न हो जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से भी आप सीखिए, आगे भी सीखिए। नेक्स्ट, यदि किसी समलंब की समांतर भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है तथा समांतर भुजाओं के मध्य दूरी 3 सेंटीमीटर हो तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी समलंब की समांतर भुजाएं दी है 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, समांतर भुजाओं के मध्य दूरी यानी उसके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर, तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, सबसे पहले तो समलंब कैसा होता है, समलंब कुछ इस तरीके की आकृति होती है, ट्रेपेजियम जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ये आपका समलंब है इस तरीके से। और इसमें समांतर भुजाएं कौन सी हैं, देखिए ये वाली और ये वाली। इसका नाम अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे ABCD ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए समलंब चतुर्भुज, समलंब की समांतर भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो इसको हम 5 सेंटीमीटर बोल देते हैं जो छोटी वाली भुजा DC है या CD, और इस बड़े वाले को हम 7 सेंटीमीटर कहते हैं। दोनों समांतर भुजाओं की माप आपने लिख लिया। इसने एक बात और कही है कि दोनों समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी 3 सेंटीमीटर, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यही तो है, कहीं भी देख लें। तो मैं इस कॉर्नर से देखिए ऐसे सीधे खींचता हूं, इसी को ऊंचाई भी कहते हैं और ये इनके बीच की दूरी भी कह सकते हैं। इसी को आप ऊंचाई भी कह सकते हैं, इस समलंब की ऊंचाई, या दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को ही ऊंचाई भी कहेंगे और बीच की दूरी भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब देखिए ये दूरी हर जगह समान रहेगी, आपको मालूम है, चाहे जहां पर आप खींचेंगे यहां से यहां सब समांतर भुजाओं का गैप जो होता है वो समान होता है। तो इनके मध्य की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो ये h बराबर हम 3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब आपको क्षेत्रफल बताना, तो देखिए सबसे पहले इसका सूत्र मालूम होना चाहिए। समलंब, ये जो आकृति आपके सामने समलंब है जिसको इंग्लिश में ट्रेपेजियम कहते हैं, तो समलंब का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला देखिए 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग ब्रैकेट में लिया जाता है, समांतर भुजाओं का योग और ब्रैकेट बंद गुणे ऊंचाई, इधर ऊंचाई ले लिया जाता है। यानी कि आप इस सूत्र को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं क्या है इस चित्र के अनुसार AB और CD, तो यहां हम लिख सकते हैं AB + CD, योग है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं, योग का मतलब जोड़ना। तो ये समांतर भुजा AB और ये वाली CD, AB + CD, और गुणे ऊंचाई है, ऊंचाई क्या है ये देखिए D, यहां पर कुछ नाम लिख लेते हैं इसका, चलो यहां पर P लिख देते हैं, तो हम DP लिख देंगे इसको।
जैसा चित्र हो। अब देखिए मान रखिए जरा, समांतर भुजाओं का योग, यहां पर समांतर भुजा 7 और 5 है, तो यहां पर हम रखेंगे 7 + 5 और गुणे ऊंचाई डीपी, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो 3 रख देंगे। 1/2 गुणे 7 × 5 12 गुणे 3, 2 से 1 हटा 2 छंग 12 आया कितना 6 गुणे 3, मतलब क्षेत्रिक 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर कोई वर्ग सेंटीमीटर भी कहीं लिख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा कि समलंब का जो क्षेत्रफल था, ये समलंब का क्षेत्रफल निकल के आ गया आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे आशा है आपको ये फॉर्मूला अब याद रहेगा। क्या होता है समलंब का क्षेत्रफल? 1/2 गुणे ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। इस प्रकार से आकृति बनती है, इसका अभ्यास करिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हटाता हूं मैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। समलंब का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि समलंब से भी जनरली प्रश्न 2 नंबर के बनने के चांसेस रहते हैं, लेकिन ठीक है, जो 1 नंबर में बन सकते हैं वो मैं बता दे रहा हूं। यदि किसी समलंब का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई, अब देखिए यहां पर इस बार इस प्रश्न में उसने क्षेत्रफल दे दिया, समलंब का क्षेत्रफल ही 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तथा एक समांतर भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा आपको बतानी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी आप देखिए चित्र कुछ ऐसा ही बनेगा, समलंब है। ठीक, इसको हम नेम कर देते हैं कुछ ABCD, अपने अकॉर्डिंग ऐसे कर देते हैं। ये इसकी ऊंचाई होती, चलिए इसको मैं वही DP इस बार फिर भी वही लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो सूत्र होगा समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं क्या थी? AB और CD, तो यहां हम लिख देते हैं AB + CD, समांतर भुजाओं का योग, AB भुजा और CD भुजा, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? DP, इसमें DP लिख देते हैं। अब आपको जो जो दिया है वो मान रखिए। तो बोला गया है किसी समलंब का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल की जगह 24 दिया है, तो इधर क्षेत्रफल की जगह हम 24 लिख लेते हैं, फिर बराबर है, फिर बराबर लगाते हैं, फिर 1/2 है, 1/2 लिखते हैं, फिर गुणे, फिर ये AB और CD में 2 समांतर भुजाओं में एक समांतर भुजा दे रखी है, 2 समांतर भुजाओं में एक समांतर भुजा 3 दे रखी है और एक बताना है। तो मान लेते हैं हम AB को बताना है, ये वाली X बताना है और ये वाली 3 दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, ऐसा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको CD को हम 3 रख देंगे, गुणे DP ऊंचाई, इस समलंब की ऊंचाई जो है वो दे रखी है, समलंब की ऊंचाई आपको हाँ दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ये देखिए समलंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो यहां पर आप 4 रख देंगे। ठीक, इस प्रकार से आपने जो जो मान वहां दिया था यहां पर रख दिया। अब देखिए इसमें चाहे तो आप इस 2 से इस 4 को काट सकते, क्योंकि गुणे में है, 2 दूनी 4, ठीक है, ऐसे काट दीजिए, 2 दूनी 4, और फिर ये 2 आप, चलिए एक बार मैं नोट ही कर देता हूं, 24 बराबर यहां पर आपका बचा AB + 3 × 2, ये 2 गुणे में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा, 24 के साथ ये बटे में हो जाएगा, तो इधर बचेगा AB + 3, ये कट के बचा 12, इसका मतलब AB + 3 बराबर ये इधर 12 बचा है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, AB निकालेंगे, +3 उधर जाएगा, -3 हो जाएगा, इसका मतलब AB बराबर 12 में -3 होकर 9 आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर दूसरी भुजा आ गई AB, खत्म। यही आपसे पूछा गया था और ये X बराबर 9 सेंटीमीटर आ गया। मुझे आशा है आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, अच्छे से आप समझ रहे होंगे। चलिए मैं हटाता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत विशेष एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है और कराते रहेंगे हम एग्जाम तक। वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध को गणितीय रूप में लिखना है। ठीक है, वृत्त में की परिधि। अब आप बताइए केवल सामान्य रूप में वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि होता क्या है? कोई भी वृत्त है, इसकी ये जो बाउंड्री है इसी को तो परिधि कहते हैं, जो बाउंड्री दिख रही है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र आपने पढ़ा हुआ है कई बार, 2πr होता है। अब क्योंकि परिधि हम चाहे तो इसको C भी लिख सकते हैं, सरकमफ्रेंस, इंग्लिश में परिधि को C सरकमफ्रेंस से कहते हैं, तो हम इसको C लिख लेते हैं परिधि को, और यहां पर 2πr में मैं क्या करता हूं, 2r को एक साथ कर लेता हूं और गुणे में पाई, क्योंकि तीनों गुणे में है, बीच में कोई चिन्ह मतलब गुणा, तो 2r को एक साथ कर लिया, पाई किनारे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, गुणे में आगे पीछे लिख सकते हैं। अब आप देखिए जो 2r है इसका मतलब 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या को ही व्यास कहते हैं। देखिए किसी भी वृत्त में ये जो पूरी रेखा जाती है केंद्र से, इसी को व्यास कहते हैं, और आधा जो ये आधा पार्ट है ये त्रिज्या होता है, ये r होता है,
और ये भी इधर से इधर का आधा देखेंगे तो भी r होगा, और कुल मिलाकर के पूरा अगर देखेंगे तो d यानी व्यास डायमीटर होगा। पूरे को व्यास कहते हैं, तो 2 गुणे r जहां है इसको व्यास कह सकते हैं। तो आपने देखा इसको मैं व्यास कह सकता हूं, और इधर पाई और इधर c, इसका मतलब जो c यानी परिधि है, जो वृत्त की परिधि है, और व्यास में क्या संबंध आया, परिधि c बराबर हम चाहे तो बोल सकते हैं व्यास पाई गुणे व्यास, व्यास कहें या फिर d भी बोल सकते हैं, डायमीटर कोई दिक्कत नहीं। ये आपका परिधि बराबर पाई गुणे व्यास या व्यास गुणे पाई, जैसा चाहे, ये आपका संबंध बन गया जो आपसे पूछा गया था। क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही यही है तो कभी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इस रूप को आपको बताना उचित समझा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि यदि 2x² बराबर 32 हो तो x का मान बताओ। तो आप देख रहे हैं क्या दिया गया है, तो बहुत सरल प्रश्न है। 2x बराबर 32, ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। 2x² बराबर 32 है तो x² बराबर क्या आएगा, 32/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 गुणे में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा। 2 से 32 कट के 16 दूना 32 होता है, इसका मतलब x² का मान 16 आया। तो x का मान क्या आएगा, x का मान अगर आप निकालेंगे तो वर्ग जो है इधर दूसरी तरफ वर्गमूल हो जाता है, मैंने आपको बताया। तो x का मान 4 आएगा। कहीं पर आपको ये +-4 भी लिखा मिले तो आप ये समझिएगा कोई दिक्कत नहीं, प्लस का भी 4 आता है। जब भी किसी संख्या का इस तरीके से वर्गमूल लेते हैं, जैसे मान लीजिए वर्गमूल 4 का है तो 2 आता है, तो उसको प्लस का 2 भी और माइनस का 2 भी मान लिया जाता है। ठीक है, जैसे वर्गमूल में कभी ऐसे 25 आया x बराबर, तो इसको प्लस का 5 भी और माइनस का 5 भी आंसर हो सकता है, इसलिए ऐसा लिखा मिलता है। तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसका कारण ये होता है, देखिए 5 का अगर आप वर्ग करेंगे तो भी आपको 25 ही मिलेगा, और -5 का वर्ग करेंगे तो भी 25 मिलेगा, क्योंकि आप इसको, इसका मतलब क्या है, -5 गुणे -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब भी 25 मिलेगा। तो वर्ग और वर्गमूल के केस में माइनस की भी संख्या का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाता है, प्लस की संख्या का वर्ग करेंगे तो प्लस रहता ही है, इसलिए ऐसा होता है। आपको इसमें कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, बस मैंने इसलिए बता दिया कि कहीं अगर +-4 दोनों लिखे मिले तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप समझेंगे। ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, बल्कि सही तरीका यही है दोनों लिखने का। अगर ऐसा कुछ स्वरूप हो, x बराबर √ में कुछ आए, तो जो 2 मान निकलेंगे, प्लस का भी निकलेगा माइनस का भी निकलेगा। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। बाकी आप तो जानते ही 16 का 4 भी लिख देते तो गलत नहीं होगा, वो आपका सही मान लिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि y² बराबर 24 तो x का मान, सॉरी यहाँ पर y² बराबर 24 तो y का मान क्या होगा। ठीक है, तो y का मान बताना है आपको। तो आप क्या करेंगे, y बराबर आपका हो जाएगा √ क्योंकि देखिए इधर वर्ग है तो उधर वर्गमूल हो जाएगा। वर्गमूल जब आप करेंगे, 24 का वर्गमूल कैसे करें, 24 का वर्गमूल तो मालूम नहीं, तो इसका तरीका ये होगा कि 24 का आप ऐसे लासा लेंगे, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 12 दूना 24 होता है, फिर 2 × 6 = 12 होता है, 2 × 3 = 6 होता है, 3 × 1 = 3। ये जो आया गुणनखंड, इसको आप लिखेंगे यहाँ 2 × 2 × 2 × 3, यही तो आया 2 2 2 3 बार और 3। फिर आपका क्या होगा तरीका, फिर जिनका जोड़ा बन जाएगा वो बाहर आ जाएंगे, देखिए, और जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर ही रहेंगे। इस 2 और इस 3 का नहीं बना तो ये अंदर ही रहेगा। तो y बराबर क्या आया, 2, और ये 2 × 3 = 6 अंदर, तो 2√6 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका उत्तर आपका 2√6 आ गया। ठीक है, क्योंकि इसका अब जोड़ा बन नहीं पाया तो ये अंदर ही रह जाएगा, और ये बाहर, जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप इस तरीके से करें, कभी 18 कभी 24 ऐसी संख्याएं मिल जाती हैं तो ऐसे ही करना ठीक रहता है। तो ये हो गया आपका, ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक आयताकार बाग की लंबाई, एक आयत है, ऐसे आयताकार बाग है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। तो लंबाई के बारे में यहाँ पर सोचना है कि लंबाई 3 गुना है चौड़ाई से, तो हम क्या होगा, इस चौड़ाई को मान लेंगे x। तो हम जिसके बारे में नहीं मालूम उसको मान लिया जाएगा, माना चौड़ाई बराबर x। तो भाई चौड़ाई नहीं पता तो हमने चौड़ाई को x मान लिया, लेकिन लंबाई की सूचना है प्रश्न में। लंबाई के बारे में कहा गया कि लंबाई 3 गुना है चौड़ाई का, तो इसको 3x कर देंगे। भाई लंबाई को हम 3x कर देंगे, ये लंबाई होती ना आयत की, और ये जो ऊपर है ये से चौड़ाई मानी जाती है, ये कर लिया। फिर कहा गया यदि बाग का क्षेत्रफल 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि बाग का क्षेत्रफल 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आपको मालूम है कि किसी भी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो क्योंकि आयताकार ये बाग का क्षेत्रफल दिया है 27, तो इधर 27 रख देंगे, लंबाई की जगह 3x गुणे चौड़ाई की जगह x,
तो ये 3x और x गुणा होकर के 3x² हो जाएगा। x 2 बार हो जाएगा तो x की घात 2 करेंगे, और ये 3 गुणे में है, इस 3 को इधर लाएंगे अब सरल करने के लिए, तो 27 के नीचे 3 आ जाएगा, क्योंकि गुणे में इधर बटे में आ जाएगा, तो इधर केवल x² बचेगा। 3 से 27, 3 9 27 में कटेगा, x² बराबर 9, तो x बराबर ऐसे वर्ग उधर वर्गमूल हो जाता है, मैंने बताया, तो आप देखेंगे x का मान आ गया 3। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3, प्लस का 3 और माइनस का 3 दोनों आएगा, लेकिन कारण ये है कि हमें लंबाई है तो प्लस ही लेना है, तो सिंपल आप प्लस वाली वैल्यू लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 9 का वर्गमूल 3 आ गया। ये आपने देखा कि x का मान 3 आ गया, और x चौड़ाई थी, यानी चौड़ाई आपकी आ गई 3 सेंटीमीटर, और अगर लंबाई की बात करता वो 3x है तो 3 गुणे 3 करते तो 3 3 9 हो जाता, 9 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाए आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसका परिमाप पूछा होता तो हम देख रहे हैं कि ये 9 आ गया है, ये 3 आ गया है, तो ये 9 है, तो विपरीत वाली ये भी 9 होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है आयत की। ये 3 है तो ये भी 3 होगा। और परिमाप क्या होता है? परिमाप सभी भुजाओं का योग, तो चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, 9 9 18, 18 3 21, 3 24, 24 सेंटीमीटर परिमाप हो जाता है। और नहीं तो परिमाप का सूत्र भी आप लगाते, अगर आपसे बाई चांस इसमें मान लीजिए 2 नंबर में परिमाप भी पूछ लेता, तो परिमाप का सूत्र आयत का क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना। 2 गुणे लंबाई कितनी आई है 9, चौड़ाई आई है 3 गुणे ऊंचाई, सॉरी इसमें 2 लंबाई प्लस चौड़ाई रहता है, गुणे ऊंचाई नहीं होता, ये आयत है ना, कुछ और ही लिख गया। ठीक है, केवल 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इतना हो गया, तो ये हो गया 2 गुणे 9 3 12, 12 दूना 24, 24 सेंटीमीटर आपका ये परिमाप हो जाएगा। ठीक, वो 4 दीवारों का क्षेत्रफल का ध्यान आ गया। तो इस तरीके से परिमाप जो है आपका 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, इस तरीके से आपने मान रख दिया तो परिमाप भी आ जाएगा। कुछ भी प्रश्न कैसे घुमाए आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको सही तरीका मालूम होना चाहिए, फिर आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो मुझे आशा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको दिया गया इस तरीके से x + 7 और दूसरे ब्रैकेट में 2x - 3 बराबर 0। तो x के मान, ये आपको ऐसा कभी हो सकता है 1 नंबर में दे ही दिया जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों ही ब्रैकेट का मान 0 है। ठीक है, तो x + 7 बराबर 0 ले लेंगे इस वाले ब्रैकेट का भी, और दूसरा ब्रैकेट जो 2x - 3 इसका भी 0 रख लीजिए। ये x बराबर +7 है, उधर जाएगा -7 हो जाएगा, यहाँ से x का मान आ गया। यहाँ से 2x बराबर एक स्टेप में 3 को उधर पहुंचाएंगे तो ये -3 उधर +3 होगा, 0 के साथ +3 होगा, तो 0 लिखने की कोई जरूरत है नहीं भाई। अगर इसको लिखते भी तो क्या होता, 0 इधर था ही, ये इधर आके +3 ऐसे होता, तो 0 जोड़ेंगे तो 3 का 3 ही तो रहेगा, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। ये गुणे में 2 है, इधर जाएगा x बराबर, तो 3 के साथ बटे में हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं x का मान 1 ये है, x का मान 1 ये, दोनों मान निकल आए। इसमें केवल इतना ही काम करना था। ठीक है, चलिए मैं हटा रहा हूं, आगे बढ़ता हूं। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कहा गया है, यहाँ से आपको ध्यान देना थोड़ा ज़्यादा जरूरी है। 3x² + 10x + 8 बराबर 0, इसको हल करना है। मैंने आपको बताया ये जो द्विघात समीकरण होते हैं जो इस तरीके के होते हैं, ax² + bx + c बराबर 0, इसी रूप का तो दिख रहा है। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके जैसा दिख रहा है, क्योंकि देखिए x² के साथ कुछ a है, यहाँ पर x² के साथ 3 है, यहाँ पर x के साथ b है, यहाँ पर x के साथ 10 है, यानी a b c की जगह यहाँ संख्याएं दिख रही हैं, देखो। ठीक है, तो इस रूप का समीकरण जब होता है तो इसको सरल करने का तरीका क्या है, मैंने आपको कई बार सिखाया है, फिर से सिखा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है, यहाँ जो c की जगह पर संख्या होता है और गुणा कर देंगे a की जगह जो संख्या हो, यानी x² के साथ। जैसे यहाँ पर तो मतलब आपको c गुणे a करना है, ये मन में करना है या साइड में कहीं रफ में करना है, यहाँ नहीं करना है। प्रक्रिया को एक एक ध्यान से सुनिए, समझिए। सबसे पहला प्रोसेस है कि यहाँ जो संख्या c के स्थान पे हो, यहाँ जो a के स्थान पे हो, इसको गुणा करें, माइंड में अपने मन में रखें। तो यहाँ देखिए 8 है, c की जगह 8 है, और गुणे a की जगह यहाँ पर 3 दिख रहा है, 3, तो 8 3 आ गया 24। ये हम सबसे पहले किनारे रफ में करके रख लेंगे 24। अब इसका प्रयोग क्या होगा, अब ऐसा होगा कि ये जो मध्य में संख्या x के साथ जो संख्या दिख रही है, इसको 2 ऐसी संख्याओं में आप तोड़ेंगे, 2 ऐसी संख्याओं में बांटेंगे जिनको जोड़े या घटाएं तो ये प्लस का 10 है ना, प्लस का 10 तो +10 आए, और या फिर जोड़े या घटाएं तो +10 आए, ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है। इस 10 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है जिनको जोड़े तो 10 ही रहे, और जोड़े या घटाए तो 10 ही रहे, और गुणा करें तो ये 24 आए। तो ऐसी संख्या आप समझ रहे हैं 6 और 4, देखिए 6 4 10 भी होता है और 6 चौक 24 भी होता है।
तो ये नियम भी संतुष्ट हो गया, और ये वाला जो यहाँ पर संख्या थी इस 10 की जगह भी 6 4 10 ही हो रहा है। ठीक है, प्लस 10 था तो प्लस ही 10 हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी चीजें सब ऐसे उतार दीजिए, जो कुछ है देखिए 8 था ऐसे उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस 10 दो भागों में बट गया, बीच वाली संख्या। हमेशा आपको बीच वाली संख्या को दो भागों में बांटना रहेगा ऐसे प्रश्नों में, ध्यान रखिए। तो अब आगे देखिए 3x² प्लस, ये यहाँ पर x था, मैंने लिखा नहीं, यहाँ ब्रैकेट के बाहर x लिख लीजिए। ये वाला जो x था 10x था ना, 10 को तो बांट दिया, x को ऐसे उतारना था। अब इस x को इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे, तो ये 6x हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा, और प्लस 8 बराबर 0। मुझे लग रहा है अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पहले दो संख्याओं में कॉमन ले लीजिए, और दूसरी आखिरी की दो संख्याओं में कॉमन लिया जाता है। ये आगे का स्टेप है यहाँ से। तो आगे स्टेप पे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या चीज है जो कॉमन हो सकती है। 3 कॉमन हो सकता है, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 में भी 3 मिलता है, और 3 में 3 तो मिलेगा, तो 3 को कॉमन किया। और x यहाँ 2 बार है, x यहाँ 1 बार है, तो 1 बार x भी मिल जाएगा दोनों में। तो यहाँ से अब केवल एक x बचा, भाई 2 बार x था, एक x बचा, 3 तो बाहर ही हो गया, x बाहर ही हो गया, एक x बचा रह गया। फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे, यहाँ से 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ पर 2 बचेगा, क्योंकि 3 तो बाहर इसमें से भी करना, कॉमन का मतलब इसमें से भी निकालना, इसमें से भी निकालना। यहाँ बचा 2, और x ये तो बाहर हो ही गया, तो अब कुछ बचा नहीं, यही आ गया। इसी तरीके से यहाँ कॉमन करेंगे, संख्याओं में 4 कॉमन है, देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और x में यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं, तो x कॉमन नहीं होगा, मतलब केवल 4 कॉमन होगा। यहाँ से x बचेगा, यहाँ से प्लस 2 बचेगा, है ना, बराबर 0। अब देखिए यहाँ भी आप साफ, अगर आपने सही सही सब कुछ किया है, कॉमन लिया है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इस ब्रैकेट में जो आएगा वही इस ब्रैकेट में आएगा। अगर ऐसा हुआ है तो आपने सही किया है, नहीं तो कहीं आपसे मिस्टेक हो गई। इवन चिन्ह भी नहीं बदलने चाहिए, प्लस है तो दोनों में प्लस रहे, माइनस है तो दोनों में माइनस रहे। इन दोनों ब्रैकेट में समान चीजें अगर आई हैं तो ही आपने सही किया है, नहीं तो कोई गलती हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो अब इस ब्रैकेट में समान चीजें आ गई हैं, इसका मतलब अभी तक सही है। इस ब्रैकेट वाली चीज को बाहर कर लेंगे, दोनों जगह जो ब्रैकेट है इसको मैंने यहाँ और यहाँ दोनों से बाहर कर लिया, तो बाकी बचा यहाँ से 3x और यहाँ से प्लस का 4, इसको ऐसे दूसरे में लिख लेंगे ब्रैकेट में। भाई इन दोनों का ब्रैकेट मैंने बाहर किया, तो यहाँ से 3x बचा, और यहाँ से जो प्लस 4 है ये बचा। दूसरे शब्दों में अगर आपको ऐसे ध्यान रखना है तो आप ध्यान रखिए, ब्रैकेट वाली चीज एक बार कर लीजिए, और ब्रैकेट के बाहर जो कुछ है वो एक बार कर लीजिए, बस ऐसे, बराबर 0। अब तो बिल्कुल ये प्रश्न ऐसा बन गया जैसा अभी आपने ये किया था सॉल्व, देखिए, है ना, अभी आपने ऊपर सॉल्व किया था। मतलब आप क्या करेंगे, x प्लस 2 को भी 0 रखेंगे एक बार, और इधर ये जो 3x प्लस 4 है इसको भी 0 रख देंगे। x बराबर प्लस 2 है, उधर जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, 0 से कोई मतलब नहीं है, प्लस 4 उधर जाएगा, यहाँ पर एक एक स्टेप जाएगी, प्लस 4 एक बार जाएगा, उधर माइनस 4, फिर x बराबर माइनस 4 है, ये 3 गुणे में है, इधर बटे में हो जाएगा, इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, तो यहाँ से -4/3। इस प्रकार से दोनों हल जो x, इसको हल करके हमेशा ऐसे समीकरण को हल करते हैं, इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण, जिसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण कहा जाता है। और द्विघात समीकरण को सरल करने पर सदैव x के 2 मान प्राप्त होते हैं। x के कितने मान प्राप्त होते हैं, 2 मान। कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि किसी भी द्विघात समीकरण को या फिर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हल करने पर कितने मान प्राप्त होते हैं, तो 2 मान प्राप्त होंगे। ऐसा प्रश्न आए तो आप बता लेंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है आप अच्छे से समझ गए, सीख गए ये वाला भी। अब चलिए इसका अभ्यास दूसरे प्रश्न में इसके कर लेते हैं, जो कि आपके सामने है। ऐसा ही प्रश्न, 3x² माइनस 10x, इस बार माइनस है देखिए इसमें, और फिर -8 बराबर 0। इस बार क्या करेंगे, कार्य वही होगा, यहाँ का और यहाँ का गुणा अपने माइंड में कर लेंगे। 8 त्रिक 24, 24 तो आएगा ही, इसको माइंड में रखेंगे या रफ में रखेंगे। अब इसको 2 भागों में बांटना है, जिससे कि जोड़ने या घटाने पर इस बार -10 आए। उस बार +10 था, इस बार -10 आए। तो -10 कब आएगा, ध्यान से देखिए, -10 आएगा अगर ये यहां पर लिखा जाए 12 यानी 12 - 2। आप ऐसे सोचिए, मैं आपको ऐसे दिखाता हूं। अगर मान लीजिए यहां मैं लिखूं 12 - 2, ठीक है, तो ये क्या होगा, -12, ये -12 और ये माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो देखिए फाइनली -10 आएगा ना, 12 दूना 24 भी होता है। तो यहां पर आप क्या करिए, माइनस है ही है बाहर, तो कोई चिंता की बात नहीं। जब भी माइनस वाले प्रश्न हो तो इस प्रकार से माइनस वाला लेंगे, यहां भी माइनस वाला लीजिए। 12 में से 2 घटा, यहां पर देखिए 2 संभावनाएं हैं। 10 को 2 ऐसी संख्याओं में तोड़े जिसको जोड़े या घटाए तो 10 आए, या उनको गुणा करें तो 24 आए। तो ऐसी 2 संख्या 6 और 4 फिर से हो सकती थी।
6 चौक 24 भी होता, ठीक है, 6 चौक 24 भी होता और 6 4 10 भी होता, जैसे पहले प्रश्न किया। लेकिन यहां पर क्या होगा, आपको 12 माइनस 2 लेना होगा। जब भी माइनस की संख्या हो तो आप यहां पर भी घटाने वाली संख्या लीजिएगा, ठीक है। जैसा कि उसमें मैंने लिया था 6 + 4, ठीक, तो 6 + 4 लेते तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। 6 + 4 लेते तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि बाहर भी माइनस है। देखिए अभी -6 और -4, तो ये आपका दोनों माइनस और ये आंसर आपका गलत आता है, ठीक है। यहां से आपका आंसर सही नहीं आ पाता, आप कॉमन नहीं ले पाते आगे। वैसे तो ठीक रहता है, लेकिन आगे प्रॉब्लम होगी। यानी आप यहां पर 12 दूना 24 भी हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से इस प्रश्न को ध्यान से समझते हैं, क्योंकि ज्यादा चीजें फिर मिक्स हो जाती हैं तो प्रॉब्लम होती है। चलिए देखते हैं, ये प्रश्न था आपका। इसमें हम क्या करेंगे, 8 सबसे पहले वही प्रक्रिया है, इस 3 को इस 8 से गुणा करेंगे, 24 आया, ठीक है। अब इस बीच वाली संख्या को 2 ऐसे भागों में बांटेंगे, जिसको जोड़े या घटाएं तो 10 ही रहे और गुणा करें तो 24 आए। तो ऐसी 2 संभावनाएं हैं, 6 + 4 भी कर सकते हैं और 12 - 2 भी कर सकते हैं। 2 संभावनाएं हैं, 6 4 10 होता है और 6 चौक 24 भी होता है। 12 - 2 भी 10 होता है और 12 दूना 24 होता है। तो इन दोनों में क्या सिलेक्ट करें, ये वाला करें या ये वाला करें? तो आप ये वाला सिलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो माइनस वाला ही सिलेक्ट करेंगे, अगर प्लस चिन्ह होता तो प्लस वाला सिलेक्ट करते, बस, ठीक है। अब आसानी से आप समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या होगा, माइनस का 12x, क्योंकि x इसमें भी गुणा होगा, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस और ये 2x, -8 = 0। अब आप वही काम करेंगे, पहले 2 में कॉमन लेंगे और अंतिम 2 में कॉमन लेंगे। यहाँ पर कॉमन क्या है, 3, और एक x भी कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ भी 2x है, यहाँ पर 1x है। तो जब 3 निकल गया तो यहाँ कुछ बचा नहीं, 2x में से 1x चला गया तो केवल 1x बचा, और फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ से 3 चौके 12, यहाँ पर 4 बचा। अब देखिए प्लस, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे, जब 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ x और -2 चौके 8, 2 ही कॉमन हो ही पाएगा, क्योंकि x यहाँ है लेकिन x यहाँ नहीं है, तो हम 2 ही कॉमन कर सकते हैं। 2 बाहर करेंगे तो x यहाँ से बच जाएगा, 2 चौके 8, यहाँ से 4 बच जाएगा, बराबर 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में समान चीजें हैं, इसका मतलब हमने सही किया है, सही सॉल्व किया। अब ये समान ब्रैकेट को बाहर कर लेंगे, x - 4 को बाहर कर लेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 3x और यहाँ से बचेगा ये प्लस का 2, ठीक है, बराबर 0। ये आगे आपको करना होता है, मतलब ब्रैकेट वाली चीज को बाहर कर लिया जाता है और ये जो बचता है ये दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, ठीक। अब आप देखिए वही काम, x - 4 बराबर भी 0 है एक बार में, और दोनों ब्रैकेट 0 है कुल मिला के, 3x + 2 बराबर भी 0 है। तो x बराबर ये -4 उधर जाएगा, +4 हो जाएगा, एक ये आंसर। और यहाँ से 3x बराबर, पहले +2 को उधर भेजिए -2, फिर x बराबर -2/3 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणे में 3 उधर जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों x के मान यहाँ भी निकल के आ गए। ये 2 नंबर में भी प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अब क्योंकि हर चैप्टर से संबंधित चीजें आपको पढ़नी, इसलिए मैं आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पर तो सारे प्रश्न आपके हो गए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न और चैप्टर्स की तरफ आगे चलते हैं। आज इसमें हमको पूरा अतिलघुत्री समाप्त करना है और करके ही रहेंगे, ठीक है, चाहे जितना वीडियो लंबा बने कर देंगे इस वीडियो में, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 11 देखें। इसमें बोला गया एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा उसकी परिधि क्या होगी। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो उसकी परिधि क्या होगी, ठीक है। वृत्त का व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर और परिधि बतानी है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र आपको मालूम है, वृत्त की परिधि का सूत्र बहुत ही आसान है, अभी मैंने पढ़ाया था 2πr, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं 2r गुणे पाई। अभी मैंने आपको संबंध बनाया था, तो यहाँ हो गया व्यास गुणे पाई, है ना, ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा प्रश्न है तो व्यास गुणे पाई वाला भी सूत्र लगा सकते हैं। व्यास आपको दिया हुआ है, व्यास का मान 14 है और पाई का मान 22/7 होता है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और ये 22 दूना 44 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में ये आपका 44 सेंटीमीटर, क्योंकि परिधि का मतलब बाउंड्री, इसलिए सेंटीमीटर में ही होगा। ये आपका हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप वृत्त की परिधि का सूत्र लगाएं और वहां पर व्यास दिया हुआ था, व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, तो व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है। आप त्रिज्या r निकाल लीजिए, जो r सूत्र में है इसी को तो त्रिज्या कहते हैं। ये निकालेंगे तो व्यास को आधा कर देंगे, व्यास को आधा करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है ये पूरा सर्कल में व्यास होता है और आधा त्रिज्या होता है।
तो पूरा अगर 14 है, त्रिज्या निकालना है तो 7 और 7 हो जाएगा, आधा कर देंगे। व्यास का आधा हमेशा त्रिज्या होता है, त्रिज्या मिल गई 7। अब यहाँ देखिए 2 गुणे पाई, पाई की जगह 22/7 गुणे त्रिज्या को भी 7, 7 और 7 कट गया, 22 दूना 44 तब भी आपका आ गया। ठीक है, इस तरीके से 22 दूना 44 सेंटीमीटर तब भी निकल के आ गया। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे करें। मुझे आशा आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल बताओ। व्यास, फिर से आपको वृत्त का व्यास दिया है, व्यास मतलब डी लिख सकते हैं, डायमीटर दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो आप सीधा सीधा जब भी आपको व्यास दिया जाता है आप त्रिज्या तो आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा, व्यास है 7, इसका आधा कर दो, बटे 2 कर दो, बस ये त्रिज्या हो गया। हम इसको 3.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं 7/2 ही रख रहा हूं क्योंकि कट जाएगा 7। वृत्त का क्षेत्रफल अभी देखिए क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है ना सूत्र, पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणा होता है, आर की जगह 7/2 रखेंगे त्रिज्या, भाई आर त्रिज्या 7/2, यहाँ पर आर सूत्र में है 7/2 रखेंगे, सूत्र में आर पे वर्ग है, वर्ग लगा देंगे, घात 2, 22/7 गुणे। अब ये देखिए 7/2 गुणे 7/2 2 बार कर सकते हैं ना, वर्ग का मतलब उसको 2 बार करें, 1 1 7 तो कट गया, इस 2 से ये 11 कट गया, आपका 11 गुणे 7 ऊपर बचा, नीचे 2, 11 7 77, 77/2 इसका उत्तर हो जाएगा। आप चाहे तो 2 तिहाई 6, 1 बचा 2 8 16, भाई 2 तिहाई 6, 1 बचा 17, 2 8 16, 1 बचा 5, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर बोल देंगे। एरिया है ये, क्षेत्रफल ये निकल गया आपका 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यदि एक पहिए का व्यास, पहिया आपका ये है, एक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर, देखिए एक पहिए का व्यास कितना है, 70 सेंटीमीटर, व्यास मतलब ये पूरा है ना, ये आपका 70 सेंटीमीटर है मान लेते हैं। चलिए ठीक है, तो इस पहिए के द्वारा 3 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, इस पहिया 3 चक्कर लगाएगा। आप बताइए कोई भी पहिया जब पूरी ये जो जितनी इसकी लंबाई है, इसकी बाउंड्री जो है, जब पूरी अपनी लंबाई घूम लेगा तभी उसका 1 चक्कर माना जाएगा। और ये पूरी बाउंड्री की लंबाई को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। इसका मतलब आपको परिधि 1 चक्कर लगाने में, इस पहिए द्वारा 1 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, 1 चक्कर में जो दूरी तय करेगा, 1 चक्कर में दूरी बराबर पहिए की परिधि, है ना, सीधी सी बात है ना। पहिए की जितनी बाउंड्री है परिधि उतना ही तो जब चलेगा तो 1 चक्कर माना जाएगा। तो पहिए की परिधि होता है सूत्र 2πr, परिधि की जगह देखिए हमने 2πr रख दिया, इधर 1 चक्कर में आपको दूरी ये मिल जाएगा, ये जो 1 चक्कर में दूरी ये मिल जाएगा 2πr। जैसे आप 2πr निकालेंगे मतलब परिधि निकालेंगे तो पहिए का 1 चक्कर, इसका मतलब आपको मालूम हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ 2 गुणे पाई, पाई की जगह 22/7 और गुणे त्रिज्या। अब क्योंकि 70 सेंटीमीटर व्यास था तो त्रिज्या इसका आधा होगा 35, क्योंकि त्रिज्या हमेशा आधा होता है, आपको मालूम है। यहाँ पर आप 35 रख देंगे, भाई 70 को बस केवल आधा कर दीजिए। हमेशा जो व्यास होता है उसको आधा कर दे तो त्रिज्या हो जाता है, व्यास को आधा कर दे तो आपको त्रिज्या मिल जाता है ना। ये आ गया 35, 7 एकम 7, 7 25 35। आप देख रहे हैं 5 दूना 10 गुणे 22, इसका मतलब 220 सेंटीमीटर 1 चक्कर में पहिए के होगा। और आपको कितने चक्कर लगाने हैं, 3 चक्कर लगाने में, 3 चक्कर मतलब, तो अब आप यहां लिखेंगे अतः 3 चक्कर में तय की गई दूरी, 3 चक्कर में तय की गई दूरी, 3 चक्कर मतलब 3 से गुणा मार दीजिए इसको, बस ये हो जाएगा 660 सेंटीमीटर उत्तर। इस तरीके से इन प्रश्नों का आप आंसर आराम से कर सकेंगे अगर ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो। मुझे आशा है आप ये भी समझ रहे होंगे बहुत बेहतर तरीके से कैसे ये प्रश्न किया गया। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, बस आपका ये कंप्लीट ही होने वाला है। अभी आपके लिए ये एक खुशखबरी रहेगी, अभी कंप्लीट हो जाएगा, आपका अति लघु उत्तरीय सेगमेंट पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी वृत्त की परिधि 66 है, वृत्त की परिधि का ही सूत्र लगा दीजिए, जो दिया गया उसी का सूत्र लगा दीजिए। क्या होता है 2πr, परिधि 66 दिया तो परिधि की जगह इधर 66 रख देंगे। 2πr में पाई का मान 22/7 और r आपको नहीं मालूम है क्योंकि यहाँ पर बोला गया है इसका क्षेत्रफल बताना, तो पहले r निकालें, r निकालेंगे तभी क्षेत्रफल मिलेगा। ठीक है,
आर निकालते हैं भाई। तो ये जो 66 है, 7 इधर आएगा, ये 7 बटे में इसके साथ गुणे में हो जाएगा इधर, और ये दोनों गुणे में है तो ये दोनों नीचे बटे में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इससे त्रिज्या मिल जाएगी 22 से 3 बार में, ऊपर हुआ 7 त्रिक 21 और नीचे हुआ बटे 2, 21/2 ही इसको रहने दीजिए, ये आपका त्रिज्या आ गया। ये क्या आर क्या है, आर को ही तो त्रिज्या कहते हैं, ये मिल गया। आपको त्रिज्या नहीं बल्कि इस वृत्त का क्या बताना था, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर होता पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह रखेंगे 22/7, आर स्क्वायर आर आया 21/2, और इसका स्क्वायर है, इसका मतलब ऐसे स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 22/7 गुणे, ये 2 बार गुणे में लिख सकते हैं, वर्ग है ना तो 2 बार गुणे में लिख सकते हैं। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 2 एकम 2, 11 दूना 22। अब देखिए आपके पास 11 गुणे 3 गुणे 21/2 इतना बचा है, तो यानी ये हो गया 11 तिहाई 33 गुणे 21/2। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर 33 और 21 का गुणा हम करेंगे, है ना, 3 एकम 3 दूनी 6, ये आएगा 3, 6 3 9, 693, 693/2 करेंगे, काटिए जरा इसको, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 चौके 8, 1 बचा 13, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। इस तरीके से आपका 346.5 करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्षेत्रफल है तो इसको बस सेंटीमीटर स्क्वायर बोल दीजिए। ये आपके आंसर्स हो गए और बहुत ही ढंग से आपने इस चीज को सीख लिया। अब एक और क्वेश्चन नीचे लिखा है, इसको भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप सब अच्छे से सीखते रहिए, करते जाइए प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 15, एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 64 गुना है। तो हमें ये मालूम नहीं है कितना है, लेकिन कितने गुना है ये मालूम है। तो मान लेते हैं भाई पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, x मान लेते हैं। तो दूसरे का अपने आप 64 गुना है, उसने कहा है दूसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पहले का 64 गुना है, तो 64x मान लेंगे अगर आपने पहले को x माना। तो अब इसमें क्या बोला है आगे, तो इनकी परिधियों का अनुपात बताओ। तो पहले तो हम क्षेत्रफल में ही काम करें। क्षेत्रफल को अगर a से लिखे तो a1/a2 दोनों क्षेत्रफल को भाग करते हैं। तो पहले का x है आपके पास क्षेत्रफल और नीचे दूसरे का 64x है। देखिए x और x कट जाएगा। पहले का क्षेत्रफल आप रखेंगे पाई आर स्क्वायर, r1 स्क्वायर कर दीजिए, दूसरे का पाई r2 भाई मान लीजिए, दूसरे की त्रिज्या r2 कर लीजिए, पाई पाई कट जाएगा, ऊपर 1 नीचे 64। ये देखिए r1/r2 दोनों पर वर्ग है तो हम दोनों पर इकट्ठे ऐसे वर्ग लगा दें, इस पर दोनों पर वर्ग है तो इकट्ठे लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। वर्ग उधर वर्गमूल हो जाएगा। आप जानते हैं कि वर्ग जो है दूसरी तरफ वर्गमूल हो जाता है, तो 1/64 पर वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा और 64 का 8 आएगा, तो 1/8 आ गया। r1/r2 का मान 1/8 आ गया। अब ये आपका हट जाएगा यहाँ से, वर्ग यहाँ से हट गया है। ठीक है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, r1/r2 का वर्ग आपका आया था 1/64। तो यहां से जब ये हटेगा तो ये वर्गमूल हो जाएगा। ठीक, 1/8 आ गया, r1/r2 का मान आ गया, r1/r2 आ गया 1/8। तो आपको बताना था इनकी परिधियों का अनुपात। परिधियों का अनुपात का मतलब, चलिए यहां पर देख लेते हैं इस जगह पर परिधियों का अनुपात। परिधि क्या होता है, दूसरे 2πr1 पहले का बटे 2πr2, यही तो होता है परिधि। परिधि को मैं चलिए c1/c2 लिख देता हूँ, सरकमफ्रेंस बोलते हैं ना, c1/c2। तो अब देखिए 2π तो कट जाएगा, r1/r2 और r1/r2 आ गया 1/8, ऊपर 1 नीचे 8, ये भी 1/8 ही आ गया। यानी जो c1/c2 परिधियों का अनुपात है ये भी 1:8 ही उत्तर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से आपने इसको समझ लिया, सीख लिया। आप इसको ढंग से देखिए दोबारा में, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, केवल हमने पहले क्षेत्रफल से सब मान रख के r1 r2 निकाल लिया। जब r1 r2 आ गया तो यहाँ पर परिधि में 2πr होता ही है, 2πr1/2πr2 हो जाएगा। इसमें 2π कट ही जाएगा, r1 r2 का मान 1/8 आया था, यहाँ भी r1 r2 ही दिख रहा है, 1/8 रख दीजिए, हो गया आंसर, कुछ नहीं सोचना था। इस तरीके से आपका ये प्रश्न अभी तो समाप्त होता है। अब चलिए मैं जो और भी एक आध चैप्टर बचा है उसका भी अभ्यास करा देता हूँ और इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अब देखिए आपके सामने कुछ प्रश्न और लिखे गए हैं, जिसमें सबसे पहला पूछा गया है किसी चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या बताओ। कोई भी चतुर्भुज कैसा भी क्यों ना बना हो, कैसा भी चतुर्भुज क्यों ना बना हो, उसमें विकर्ण क्या होते हैं। मान लेते हैं चतुर्भुज है, इसका नाम मैं रख देता हूँ ABCD,
कैसा भी हो, उसके जो शीर्ष होते हैं इनको मिलाने पर विकर्ण बनता है। तो इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया, आप देख रहे हैं तो दो विकर्ण, ये जो आप देख रहे हैं ए सी और बी डी, ये दो विकर्ण है। तो कैसा भी चतुर्भुज क्यों ना बने, ये भी जैसे आयत भी एक चतुर्भुज है, इसके विकर्ण देखिए दो ही तो होते हैं ये मिलाने पर, कैसा भी चतुर्भुज क्यों ना हो, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी चतुर्भुज होगा उसके विकर्ण सदैव कितने होंगे, दो होंगे, यही विकर्ण होते हैं। तो इस तरीके से आप उत्तर देंगे कि इसमें दो विकर्ण होते हैं। किसी भी चतुर्भुज में विकर्ण कितने होते हैं, दो होते हैं। और चतुर्भुज में कोण कितने होते हैं, चार। शीर्ष कितने होते हैं, चार, क्योंकि ये जो चतुर्भुज था, ये जो पॉइंट है ये शीर्ष है, चार शीर्ष होते हैं, ठीक है। कोण कितने होते हैं, एक दो तीन चार, चार कोण होते हैं। चारों कोणों का अगर योगफल कभी पूछा जाए, ए बी सी डी, कि चतुर्भुज के जो चार कोण होते हैं इनका योगफल कितना होता है, तो चारों कोणों का योगफल 360 होता है, 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360। अब मान लीजिए कभी ऐसे बोले कि ये 55 है, ये 60 है, ये 65 है, आप इसका आंसर बताइए, तो आप उसको मान रख दीजिए, ये 55 रख दीजिए, ये 60 रख दीजिए, जो भी दिया हो, और यहाँ पर 65 रख दीजिए, प्लस डी वाला आपको मान लीजिए बताना है, बराबर 360। अब जोड़िए जरा, तो 55 ये 60 60 ये आपका हो गया 100, कितना हुआ, 5 इधर, 180, 180 प्लस डी बराबर 360। ये थोड़ा सा इसमें कुछ बढ़ा घटा लेते हैं, इसको चलिए 70 कर लेते हैं, 60 वाले को, ये मैं 70 कर लेता हूँ क्योंकि एकदम सीधी रेखा नहीं आनी चाहिए। और इस 55 को मैं कर देता हूँ 65। हाँ, अब देखते हैं, तो इसको 65 कर लीजिए, ठीक है, 65 कर लिया, 65 70 65, ठीक है। 65 65 कितना हुआ, 130, 70 कितना हुआ, 200, ये हो गया 200। तो d बराबर 200 प्लस में उधर 360 में जाके माइनस हो जाएगा, 360 में माइनस होगा तो 160 डिग्री आ जाएगा। ये वाला आपका 160 डिग्री आंसर आ गया। ऐसे प्रश्न हो सकता है, या कोई तीन कोणों का मान ये है तो चौथा बताओ, तो तीन कोणों का मान दिए है, ले जाके घटा देंगे, चौथा आ जाएगा। ऐसे प्रश्न एक एक नंबर में छोटे छोटे बन सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कितने कोण पर काटते हैं। देखिए सम चतुर्भुज क्या होता है, कोई भी ऐसे चतुर्भुज जो कि थोड़ा सा टेढ़ा बना है लेकिन इसकी सभी भुजाएं ऐसी बराबर होती हैं। देखिए जैसे आपके पास वर्ग होता है, वर्ग का की विशेषता क्या है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, ए बी सी डी में चारों भुजाएं, ये चारों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इस वर्ग के ही किनारों को ऐसे पकड़ के थोड़ा इधर खींच दिया जाए तो ये आकृति बन जाएगी, इसको कहते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कहते हैं इसको, ठीक है। समचतुर्भुज को हम सॉल्व करेंगे, इसका नाम कर देते हैं ए बी सी डी, ठीक। इसको रोम्बस कहते हैं समचतुर्भुज को इंग्लिश में। तो अब इसका क्या होता है, इसमें आपसे पूछा गया है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को कितने कोण पर काटते हैं। तो ये जो विकर्ण है हमेशा ध्यान रखिए, समचतुर्भुज ये जो बना हुआ एबीसीडी, इसके विकर्ण हमेशा काटेंगे एक दूसरे को 90 डिग्री पर, सीधे सीधे 90 कोण बनता है हमेशा यहाँ पर हर जगह, यानी ये 90 डिग्री पर काटते हैं। ये बात उत्तर हो गई। तो आप इसका उत्तर दे देंगे कि भाई 90 डिग्री पर काटते हैं, आंसर हो गया। नेक्स्ट, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका अगर आपको सूत्र लिखना है तो समचतुर्भुज यानी रोम्बस के, ये आपका समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ये विकर्ण की लंबाई, मान लेते पहला विकर्ण आपका D1 है, इसकी विकर्ण को D से डायगोनल होता है ना इंग्लिश में, तो मैं इसको D1 नाम दे देता हूँ, और ये जो दूसरा विकर्ण मैं कर रहा हूँ इस विकर्ण का नाम मैं D2 कर देता हूँ, बाहर लिख दिया मैंने। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे D1 गुणे D2, मतलब विकर्णों का गुणनफल, ये होता है सूत्र। अब इसमें मान लीजिए जैसे अगला प्रश्न भी है, इसके बाद का सूत्र तो हो गया, यही लिख देंगे 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल आपको बताना, यही अगला क्वेश्चन मैं लगा दे रहा हूँ। पहले में सूत्र लिखना था, यही लिख के छोड़ देंगे। दूसरे में देखिए किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल, तो विकर्ण पहला 8 है, दूसरा 12 है, ऐसे रख दीजिए, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 12 चौके 48, अब बचा ना 12 चौके 48, 48 सेंटीमीटर आंसर हो गया। बहुत ही सरल प्रश्न है, कुछ नहीं करना, केवल विकर्णों की जगह इनके मान 8 और 12 रख के काट देना है, हो गया, ठीक। इस प्रकार से अगला प्रश्न भी आपका लग गया।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष, किसी चतुर्भुज में शीर्ष कितने होते हैं आपको मालूम है 4, तो जिसके चारों के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो। देखिए वृत्त की बाउंड्री पर मैंने चारों शीर्ष बना के चतुर्भुज की रचना की। ये जो चतुर्भुज बन रहा है इसी को चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। तो आप ऐसा बोलेंगे कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष कहाँ हो, चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ये आपका आंसर हो गया, मतलब परिभाषा हो गई। अब इनकी विशेषता ये होती है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, जैसे ए और सी विपरीत कोण और बी और डी है ना, ये वाले, इनका योगफल 180 होता है। मतलब सम्मुख कोण का मतलब कोण ए प्लस कोण सी मिलाकर के 180 होगा, और दूसरा सम्मुख बी और डी अपोजिट कोण है तो कोण बी प्लस कोण डी बराबर भी 180 होगा। ये इसका रूल होता है, इससे कई सवाल पूछे जाते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई प्रश्न आया, आप में एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया गया और बहुत सामान्य सा प्रश्न आ गया 1 नंबर के लिए कि भाई यहाँ पर आपका 70 है तो ये वाला कोण बताओ। अब आपसे ऐसे ए बी सी डी बोल दिया और बोला यदि, ऐसा क्वेश्चन देके कहा यदि कोण बी बराबर 70 तो कोण डी का मान बताओ। तो ये 70 है, ये 180, दोनों आप जानते हैं कि कोण बी और कोण डी को मिला के 180 होता ही है। बी वाला आपका 70 दिया ही है, ठीक है, तो 180 उधर प्लस में, ये 70 उधर माइनस हो जाएगा, कोण डी बराबर 180 से 70 माइनस हो जाएगा यानी 110 आ जाएगा, घटा के ये वाला आंसर 110 आ गया। इस प्रकार से प्रश्न आपसे 1-1 नंबर में छोटे प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे। अभी आगे 2 नंबर में और जो संभावनाएं हो सकती वो हम आगे पढ़ेंगे। 1-2 प्रश्न टाइप और मैं 1 नंबर में बता दे रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप समझ पाए। मान लेते हैं कोई इस तरीके से प्रश्न है, यहाँ पर ए बी, चलिए इस बार यहां से कर देते हैं ए बी सी डी, ठीक, इसको मैं 3x बोल देता हूं, चलिए मैं 2x बोल देता हूं, इसको 2x और इसको x। तो अब आपको मैं आपसे पूछता हूं x का मान बताओ। तो आप देख रहे हैं कि a और c विपरीत कोण है, विपरीत कोण का योगफल a और c का योगफल कितना होता है 180। a की जगह 2x है, c की जगह केवल x है, बराबर 180 है। अब आप देखिए 2x 1x मिलके 3x, 3x बराबर 180, तो x बराबर 180 के नीचे ये गुणे में है तो बटे में आ जाएगा 3, 3 6 18 कट के आ गया 60, x बराबर आ गया 60, तो x का मान 60 यानी ये वाला 60, तो 2x बराबर क्या होगा 2 गुणे 60 कर देंगे यानी 120 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न आपसे चक्रीय चतुर्भुज में पूछे जा सकते हैं और आपको उनके उत्तर करने हैं। ये 1-1 नंबर के प्रश्नों की प्रकृति है, इसलिए मैं इसको यहीं रोक रहा हूं। आगे आपसे 2-2 नंबर वाले प्रश्न जो बनेंगे वो मैं लघु उत्तरी में पढ़ाऊंगा, तब थोड़ा सा और अजीब टाइप के क्वेश्चंस भी लिए जाएंगे और वहां पर मैं लघु उत्तरी के सेगमेंट के हिसाब से पढ़ाऊंगा। तो मुझे आशा है आप बहुत अच्छे से चीजें सीख गए होंगे। इसके साथ साथ आपका समस्त चैप्टर यानी कंप्लीट होता है। आई थिंक यहीं तक आपका ये था, हाँ, तो कंप्लीट होता है। पूरी बुक का आपको निचोड़ दिया गया है। इस निचोड़ में आपको बहुविकल्पी का पहले दिया जा चुका है। अति लघु उत्तरी के 3 पार्ट में आपको पूरी बुक संपन्न कर दी गई है। आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आपको बेहतर से बेहतर आउटपुट दिया जा रहा है यहाँ से, ताकि अब आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट पा सकें। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको दी जाए, आप अच्छे से अच्छे पास हों, आपका डर समाप्त हो, आप लोग डरे ना, घबराए ना, केवल मेहनत से पढ़ाई करें। आप सफल होंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, एक अच्छे अध्यापक बनेंगे। आप सब इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में, रिलेटिव्स में भी भेजें। देखिए, जो लोग नहीं भी पढ़ रहे हैं आप अपने जूनियर्स को भी भेज सकते हैं, जैसा कि आपके कॉलेज में जूनियर लोग हैं, क्योंकि आपको इस चैनल को आगे बढ़ाना है। तो किसी तरीके से आप कोशिश करिए कि जो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर सबको जोड़िए, क्योंकि सबका मटेरियल आपको अब इस चैनल पे मैं उपलब्ध कराऊंगा। डीएलएड का कंप्लीट पैकेज आपको बेहतरीन फ्री में मिलता रहेगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। आप सब पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा विषय आपको पढ़ाए जाएंगे। आपका सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग अपने अपने डाइट में, अपने अपने कॉलेज में इसको सेंड कर सकते हैं, यानी कि मित्रों को बता सकते हैं, अपने जूनियर्स को बता सकते हैं, रिलेटिव्स में भेजेंगे तो उसका ये फायदा है कि आने वाले समय में मैं आप इस पे 9, 10, 11, 12 सारे, यानी कि हर क्लास के बच्चों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो बहुत कुछ इस चैनल पे मिलेगा। अब ये मेरा पर्सनल चैनल है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत शानदार इसको बनाना है। आप सबका सहयोग चाहिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इतनी सहायता करिए।
ये बहुत आवश्यक है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।